सन 1937 की बात है। बिहार के सुरपुरा स्टेट का एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय उन्हें पता चला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आरा के एक मैदान में अपनी चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो वहाँ जाए, लेकिन उनके बड़ों ने पहले मना किया। लेकिन जब दोपहर का समय था और उनके घर पे सब लोग सो रहे थे, तो वो वहाँ से निकले और उस मैदान की तरफ गए जहाँ जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में उनको रोका और जवाहरलाल नेहरू ने उनको ग्रीट किया। तब फिर वो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए गए, उसके बाद नेहरू जी से उनके संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। उन्होंने कई जो अध्यक्षता की, कई सभाओं की उनके लिए। फिर उनके मन में ख्याल आया कि जब वो पब्लिकेशन हाउस खोलेंगे तो सबसे पहली किताब जो होगी वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में होगी। लेकिन ये 1947 की बात है। फिर 1950 आते आते पटना में उन्होंने नई धारा मैगज़ीन जो है वो शुरू किया और उसके इस साल अप्रैल महीने में 75 साल पूरे हुए हैं। एक पूरे परिवार की लेगेसी है और बिहार के साहित्यिक जो परंपरा रही है उसको समृद्ध करने में नई धारा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं प्रमथराज सिन्हा साहब। ये एक एजुकेशनिस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और अशोका यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में भारत में बहुत अहम रोल निभाया है। तो मुझे बताइए कि नई धारा किस तरीके से भारत के जो हिंदी साहित्य की दुनिया है उसमें क्या प्लेस रखता है, स्थान रखता है, और इसकी क्या क्यों भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस वक्त में? नई धारा पत्रिका की स्थापना 1950 में हुई थी, जैसा कि आपने कहा जी। और ये मेरे परिवार के दो लोगों की वजह से बना। मेरे दादा और मेरे पिता जो हिंदी साहित्य में लिखते थे और बहुत उससे बहुत जुड़े हुए थे, तो उनको उस समय लगा कि नई आवाज़ें, नए लेखकों को, नए पोएट्स को बढ़ावा देने के लिए एक पब्लिकेशन, एक पीरियोडिकल, एक मैगज़ीन होनी चाहिए। और फिर शिवपूजन सहाय जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो इसके पहले संपादक बने, उनके साथ मिलकर उन्होंने नई धारा की स्थापना की। सबसे अहम बात यह है कि मेरे पिता और फिर मैं इसे 1950 से अनवरत निकाल रहे हैं। इसकी पब्लिकेशन हो रही है और इससे हुआ क्या है कि इन 75 सालों में हर 2 महीने पर जब ये पत्रिका प्रकाशित होती है, तो इसमें उस समय के जो सबसे जाने माने लेखक हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके लेख, उनकी कविताएं इसमें प्रकाशित हुई हैं। तो एक बड़ा ही वैल्यूबल आर्काइव बन गया है हिंदी साहित्य का इस 75 वर्षों में। आज भी लेकिन जब एक माहौल ऐसा लगता है जैसे हिंदी साहित्य में लोगों को रुचि नहीं है, या शायद कुछ लोग मानेंगे कि हम लोग हिंदी में बात नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, लिखना नहीं जानते, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे जिनको रुचि है वो आ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए साहित्य को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। कि मेरी चेष्टा यही रही है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में रुचि है लेकिन वो सुविधाएं नहीं है जो आज के दिन में हम यूज्ड टू हो गए हैं, जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने की जो प्रथा है वो बिल्कुल बदल गई है। सो इस बदले समय में हिंदी साहित्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो एक रोल नई धारा निभाने की कोशिश कर रही है इस एक नए अवतार में। मेरा मानना है कि आज के दिन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ये करें, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही
हमारी धरोहर है एक तरह से, उसको हमें बचा के रखना है। वसीयत एक विरासत में मिली है चीज़ जो बचा के रखना है, और उसको बचा के ही क्यों आगे बढ़ाना है। मैं मानता हूँ कि नई धारा आज के दिन में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है, इसको हिंदी साहित्य को ना तो केवल प्रिजर्व करने की बट लेकिन उसको आगे बढ़ावा भी देने की। जी। और सर, जब आप विरासत की बात कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा समय पटना में बीता, और वो समय था जब दिनकर से लेके रेणु उस समय वहाँ रह रहे थे और वो लिख रहे थे, और मैं पढ़ भी रहा था कि वो लोग लगातार आपके परिवार के साथ संपर्क में थे। तो उन दिनों में किस तरीके का माहौल था आपके घर में? कौन से राइटर्स आते थे? क्या बातचीत हुआ करती थी? एक तो बिहार और पटना में ही कई राइटर्स थे जी। तो वो तो एक तरह से सुबह शाम घर आते थे। सुबह टहलते हुए कुछ लोग आ गए, चाय पर, नाश्ते पे, फिर बात चली, या फिर कोई 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 साहित्यिक गोष्ठी हुई तो उसके लिए लोग बाहर से आते थे। मुझे याद है महादेवी जी जब आई थी तो वो हमेशा हमारे यहाँ ठहरती थीं, और फिर उनसे मिलने और लोग आते थे। तो एक तरह से हमारा घर एक गेस्ट हाउस जैसा था हिंदी साहित्यकारों के लिए। और चूंकि मेरे पिता खुद साहित्यकार थे और इसके प्रकाशक और एडिटर भी, तो उनका लगाव बना ही रहता था सबके साथ। तो वे बड़े ही अच्छे दिन थे एक तरह से, मैं कह सकता हूँ। और मेरे पिता मुझे हमेशा पकड़ के दोपहर में कहीं किसी बुक रिलीज़ के लिए, बुक लॉन्च के लिए, किसी गोष्ठी के लिए ले जाया करते थे। तो शुरू में तो मैं थोड़ा रिजेंट करता था कि भाई मैं स्कूल से आया हूँ, थका हूँ और मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन जब वहाँ मैं जाता था तब मुझे लगता था कि कुछ नया, कुछ अद्भुत सा हो रहा है, क्योंकि ये लोग एक चोटी के एक तरह से कलाकार थे, और उनको देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि देखिए किस तरह से लोग अपनी हुनर को और हमारी हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सारे लोग बड़े एक उनका रहन सहन, उनका जो बर्ताव था, वो सब बड़ा ही एक तरह से साधारण, हम्बल था। तो वो भी देखने को मिला कि किस तरह से इतने फेमस हैं लेकिन अपने को इतने ह्यूमिलिटी के साथ कंडक्ट करते हैं। उसी समय जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन छिड़ा, तो उसमें भी सारे जो साहित्यकार थे उसमें जुड़ गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उनको देखा जब वो एक तरह से पॉलिटिकली एक्टिव थे और देश के लिए कुछ करना चाहते थे, देश के लिए लिखते थे। तो जी हाँ, ये एक बड़ा ही यूनिक समय था मेरे लिए और उस समय बिहार के लिए। और ये साहित्य संगीत से भी जुड़ा हुआ था, शास्त्रीय संगीत से। तो पटना में उस समय दशहरा के समय संगीत का सम्मेलन होता था रात भर के लिए, और 3-3, 4-4 दिन। तो उसमें भी ये साहित्यकार जुड़े रहते थे। कुछ साहित्यकार इन कार्यक्रमों का आयोजन भी करते थे। एक पॉलिटिशियन और एमपी और साहित्यकार और प्रकाशक थे श्री शंकर दयाल सिंह जी। तो वो और मेरे पिता संगीत समारोहों का भी आयोजन किया करते थे उन दिनों। तो ये सब कुछ एक तरह से जुड़ा हुआ था और हमारे लाइव्स में, हमारे डे टू डे में सब कुछ मिला जुला था। कभी कोई साहित्यकार कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई समारोह, कोई कार्यक्रम। तो एक तरह से वो हमारे पूरी ज़िंदगी में बुना हुआ था, जैसे लगता नहीं था कि कुछ अलग हो रहा है। जी। और सर, जब 1950 में इसकी स्थापना हुई नई धारा की, तो वो समय भी बहुत ही क्रिटिकल था जी, क्योंकि उससे जस्ट पहले ही हमने आज़ादी पाई थी और एक बहुत बड़ी दुनिया थी जो हमें पार करनी थी, बहुत आगे बढ़ना था।
आपके दादाजी और आपके पिताजी दोनों ने ही उन संघर्षों को देखा है, उन जूझा है कि जब भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और उसके बाद एक डिसइल्यूजनमेंट था, एक आकांक्षा थी, एस्पिरेशन था भारत के युवाओं में। उन चीज़ों को किस तरीके से नई धारा ने रिफ्लेक्ट किया अपने राइटिंग्स में या जो भी वहाँ छप रहा था पब्लिकेशन में? तो उस समय जब शुरू हुई थी पत्रिका तो मूड बड़ा पॉजिटिव था उस समय तक। ये जो बाद की बात है थोड़ी, जब लोग शायद थोड़े निराश हो गए, लेकिन उस समय तो सब कुछ बड़ा पॉजिटिव था। तो मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकल कर आए थे, तो 1930 में वो 1950 में वो करीब 19 साल के हुए, नहीं 29 साल के हुए होंगे, 1921 का जन्म था उनका। लेकिन यूनिवर्सिटी से जब निकल के आ रहे थे तो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे जो आगे कांग्रेस के बड़े नेता बने और मुख्यमंत्री बने, हेमवती नंदन बहुगुणा। तो बहुगुणा जी ने उनको कहा कि ये इलाहाबाद में एक प्रेस बिक रहा है, इसको आप खरीद लें और इससे अपने पिताजी के जो किताबें हैं उनको प्रकाशित करें। क्योंकि उस समय हो क्या रहा था कि मेरे जो दादा थे वो बड़े विख्यात लेखक थे, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, और उनकी रचनाएं छपती थी लेकिन मिलती नहीं थी लोगों को। तो लोगों को बड़ी शिकायत थी कि भाई आपके पिता, मेरे बाप फादर को वो बोलते थे कि भाई आपके पिता के पब्लिकेशंस मिलती नहीं है, कहाँ से ढूंढें। तो बहुगुणा जी ने और कुछ साहित्यकार दोस्तों ने सलाह दी कि आप एक प्रेस की स्थापना कर दें। तो उस समय लोग प्रेस लगा रहे थे, क्योंकि तब तक ये सारे जो प्रेस वगैरह थे वो कंट्रोल्ड थे बड़े, तो पब्लिकेशन से अंग्रेज डरते थे। तो कुछ ही लोगों के पास प्रेस थे और वो बड़े कंट्रोल में और बड़े डिस्प्यूट में हमेशा रहते थे। तो जब इंडिपेंडेंस मिली तो सब लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रेस लगाना शुरू किया। तो हमारे पिताजी ने भी एक सेकंड हैंड प्रेस पटना में लगाया जो अशोक प्रेस के नाम से शुरू किया उन्होंने। फिर शिव पूजन सहाय जी ने कहा कि ये पत्रिका भी निकाली जाए, जब आपके पास प्रेस आ गई है तो अब आप और भी कुछ निकाल सकते हैं। तो जन्म तो इस तरह से हुआ, लेकिन ये ज़रूर एक अहम बात है कि उस समय उन्होंने सोचा कि नहीं, केवल हम जो विख्यात और एस्टैब्लिश लेखक हैं उन्हीं को नहीं प्रकाशित करेंगे, लेकिन नए लेखकों को प्रोत्साहन देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए नाम भी ऐसा रखा उन्होंने। तो ओवर द इयर्स मेरा मानना है कि जो बडिंग राइटर्स थे, जिनको शायद कहीं और पब्लिकेशन का मौका नहीं मिल रहा था, वो नई धारा के माध्यम से एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज़ करके उसको आगे बढ़ रहे थे। तो ये रोल नई धारा ने हमेशा प्ले किया है कि माहौल जो भी हो, लेकिन अगर कोई युवा लेखक है जिसे रुचि है, जिसे हुनर है, तो उसको हम एक बढ़ावा दें। और इसलिए आज भी जो हम काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, या हमारा जो उद्योत्सव होता है, हम कविता प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हमारा ये हमेशा एक हमारे जहन में ये होता है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वही पीढ़ी इस साहित्य को और इस लैंग्वेज को आगे ले जा सकती है, और उनको एनकरेज करना है जिनको इसमें रुचि है। तो वो रोल मेरा मानना है कि नई धारा ने निभाया है और निभाते रहना होगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि साथ साथ वो जो जाने माने लोग हैं उनकी भी रचनाएं आनी चाहिए, ताकि जो नए लेखक हैं उनको लगे कि भाई देखो मेरी तुलना उनके साथ हो रही है। उसी प्रकाशन में, उसी पत्रिका में मेरी भी कविता निकली, जहाँ पे एक दिन दिनकर लिखा करते थे या निराला लिखा करते थे। और सर अभी का जो कमेमोरेशन है 75 ईयर्स का, तो सिर्फ क्या वो आर्काइवल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना है या फ्यूचर प्लान्स भी हैं आप लोगों के कि कुछ नया और तरीके से, क्योंकि आप लोग रिसेंट पुश दे रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो जब सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड का जो इरा है, इसमें बहुत चैलेंजिंग है कि यूथ को किस तरह से फैसिनेट अट्रैक्ट किया जाए। जी। तो वैसे में किस तरीके के प्लान्स हैं आप लोगों के? तो देखिए, ये हमारे भी ख्यालात कुछ पुराने ही हो गए थे, क्योंकि हम लोग केवल एक पत्रिका निकालते थे हर 2 महीने, और लोग अपने
अपनी रचनाएं भेजते हैं, एक संपादक हमारे जो हैं शिव नारायण जी, वो उसमें से चूज करते हैं। तो वो एक बड़ा ट्रेडिशनल माहौल था जिससे चला आ रहा था। आज के दिन में मुझे लगता है कि लोग सुनना और देखना भी चाहते हैं, केवल पढ़ना नहीं चाहते, और कुछ लोगों को कठिनाई भी होती है पढ़ने में। जी। तो एक बड़ा पुश हमने ये इसको दिया है कि जो साहित्य है, जो रचनाएं हैं, उनको हम ऑडियो और वीडियो में प्रेजेंट करें। तो हम, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह के साक्षात्कार भी प्रकाशित करते हैं वीडियो और ऑडियो में, पॉडकास्ट्स के तौर पे। और हर सुबह लोगों को, जैसे एक रचना, एक प्रतिदिन एक कविता करके हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, जिससे कि हर सुबह लोगों को एक छोटी सी कविता मिल जाती है जो अच्छे से रिकॉर्ड करके एक अच्छे आवाज़ में, अच्छे डिक्शन के साथ उसको सुनाया जाता है, जो सुनकर अच्छा लगे लोगों को। तो इस पर हमने काफ़ी काम किया है कि लोगों को कुछ एक्सेसिबल मिले, जो जिससे वो फेमिलियर हो आज के माहौल में। जो वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उसमें ही उनकी फीड आ जाए, जो साहित्य को भी आगे बढ़ाए। फिर लोगों को पार्टिसिपेट भी करा रहे हैं। आजकल यूज़र जनरेटेड कंटेंट का माहौल है, बोलबाला है। तो लोगों से हम पूछते हैं कि आप बताइए, आपकी कौन सी किन रचनाओं से आप प्रेरित हो रहे हैं आजकल, कौन सी किताब आपने पढ़ी, उसके बारे में बताएं। तो उससे फिर वो भी हमारे एक तरह से रचना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिजिकल इवेंट्स भी हम कर रहे हैं, जैसे हमारा उद्योत्सव होता है, एक एनुअल इवेंट हर साल, और इस साल 75वें साल के लिए हम कुछ और भी इवेंट्स, गोष्ठियाँ और प्लेज और ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और संगीत के साथ भी हम जुड़ रहे हैं। मेरा हमेशा मानना है, जैसा कि मैंने कहा, कि साहित्य और संगीत का बड़ा अच्छा लगाव है हमारे कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में। तो फोक म्यूज़िक जो उत्तरी भारत की है, उसको हम उभार रहे हैं। तो नई धारा भाका के नाम से हमने एक भाका, जो पहले भाषा से का ही एक अलग रूप था, तो उससे हम फोक म्यूज़िक को ला रहे हैं नई धारा के बैनर के अंडर, और हमने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। और लास्टली 75वीं साल के दिवस के ओकेजन पे हमने सोचा कि एक कुछ नया किया जाए। तो हम अब एक राइटर्स रेसिडेंसी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अगेन हम चाहते हैं कि कुछ एस्टैब्लिश्ड लेखक और कुछ नए लेखकों को एक साथ कुछ दिन के लिए एक जगह ले आएं और उनको चांस दें कि कोई वो अपनी रचना नए सिरे से लिखें या उसको कंप्लीट करें, और फिर हम उनको प्रकाशित कराएं। तो ये एक नई चीज़ हमने इस साल लॉन्च किया है, जो जून में पटना में मेरे पिता का जो पुराना मकान है, जो घर है, वहाँ पे लॉन्च होगा। जी। और सर, आप थोड़ा बताइए कि आपके जो दादाजी की राइटिंग्स थी और आपके पिताजी की राइटिंग्स थी, उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है, और हिंदी साहित्य में आपकी क्या क्या पढ़ने में रुचियाँ हैं? मेरी जैसा कि मैंने कहा, मेरी सारी पढ़ाई तो अंग्रेज़ी में हुई। तो मुझे बचपन में बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ लिख उस तरह से नहीं सकता था, और अभी भी मुझे लगता है कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। कभी कभी अच्छी हो जाती है, कभी कभी गड़बड़ा जाती है। लेकिन उस समय मेरे जो दादा थे, उनकी एक बड़ी फेमस कहानी है जिसका नाम है कानों में कंगना जी। और उस कहानी से वो बहुत विख्यात हुए, और कई कुछ लोगों का मानना है कि ये हिंदी की सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी थी, लघु कहानी थी जी। तो वो कहानी मुझे याद है, और
वो कहानी जब मैं पहले पहले पढ़ा तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिकॉज वो कहानी एक बहुत ही डीप, उसमें जो सोच है वो बहुत ही इवॉल्व्ड है, तो मैं समझ नहीं पाया था बचपन में। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसको कई बार और पढ़ा तो वो बहुत प्रभाव छोड़ गया मेरे ऊपर, और मुझे मालूम है कि क्यों लोग उसे मानते थे। और वो 20s में थे, तो 20 साल के कुछ उम्र के बाद उन्होंने वो कहानी लिखी होगी। तो ये तो बहुत ही एक मेरे लिए, फिर जब जब ये रियलाइजेशन हुआ तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे लगा कि वाह, ये क्या आदमी था जो इस तरह से लिख सकता था, सोच सकता था अपने 20s में। उनकी कहानी राम रहीम सबसे फेमस है, तो उसको मैंने पढ़ा है और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसमें जो एक तो उसकी जो उस समय के समाज पर जो टिप्पणी है वो तो अलग है, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज और जो जिस लयकारी ढंग से वो लिखते थे जी। वो एक बिल्कुल ही अद्भुत है। और मैं सचमुच उनको एक जीनियस मानता हूँ। लोगों ने उनको शैली सम्राट भी कहा है, तो इसलिए नहीं कि वो मेरे दादा हैं, लेकिन अगर उनकी आप पढ़ें, जो उनका जो लैंग्वेज पे कमांड था वो बिल्कुल ही निराला था। तो वो मुझे याद है, राम रहीम में 1400-1500 पेज की वो बिल्कुल पोथा है एक। और एक उनकी और बहुत फेमस स्पीच है जो मैं कई बार पढ़ता हूँ। वो 28 साल के थे जब वो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता का पद उन्हें मिला था। तो उस अ, अध्यक्ष भाषण में जो उन्होंने कहा था हिंदी के बारे में, 1928 की बात है शायद ये, वो आज भी सही है कि किस तरह से भाषा कितनी अहम है ये लोग समझते नहीं, और उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और ये इसकी बात उन्होंने कही थी उस समय, बड़ा ही ज़ोरदार स्पीच था वो। तो ऐसी चीज़ें मुझे याद हैं। हाँ, और हम लोगों को स्कूल में एक कहानी पढ़ाई जाती थी जिसका नाम था दरिद्र नारायण। अच्छा। तो अगर किसी ने भी बिहार में हिंदी की पढ़ाई की है, और अब मुझे नहीं मालूम कि सीबीएसई में या आईसीएसई में उसकी पढ़ाई होती है या नहीं, लेकिन हमारे लिए आईसीएसई क्लास 10 में एक हिंदी की जो किताब थी जिसमें कई छोटी कहानियाँ थीं, उसमें दरिद्र नारायण एक कहानी थी। तो ये सोच के बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे दादाजी की कहानी उसमें है। मैं आपके पिता उदयराज सिन्हा साहब के कुछ संस्मरण भी पढ़ रहा था, जी, जिसमें जी। उन्होंने निराला के बारे में जिक्र किया कि जब वो मिलने गए इलाहाबाद तो निराला जी जी, उस जी। समय इंग्लिश बोला करते थे जी, सिर्फ। जी, जी। तो और फिर महादेवी वर्मा के साथ, फिर गांधी जी के साथ उनके संस्मरण। तो जी। मुझे ये भी बताइए कि उस समय बड़े राइटर्स जो हैं उनके कनेक्ट में थे, और उस समय के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी उनके रिश्ते थे। इंदिरा गांधी के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई थी, जयप्रकाश नारायण के साथ भी हुई थी। तो उस समय का जो पॉलिटिकल स्फेयर था उसमें भी उनका हस्तक्षेप था एक तरीके से, चाहे साहित्य की नज़र से रहा। तो इसका भी आप पे प्रभाव पड़ा कि आइडियोलॉजी मेकिंग में, क्या देश दुनिया को समझने में उनसे मदद मिली? जी, बहुत मदद मिली, और कुछ बड़ी ही अ, एक तरह से कहिए आश्चर्यजनक अ, स्थितियों को भी देखने का मौका मिला। तो हमारे उस समय में जहाँ तक मुझे याद है, ये इमरजेंसी और फिर जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ जयप्रकाश जी के द्वारा, उसको मैंने बहुत करीब से देखा। और उससे मैंने समझा कि अ, प्रभाव मेरे ऊपर ये पड़ा कि सारे नेता एक ही होते हैं। हाँ। तो मेरे मौसा थे, वो जनता पार्टी में थे, और मेरे चाचा थे जो इंदिरा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। जी। और ठीक इमरजेंसी के बाद जब पटना में चुनाव हुए, तो महामाया प्रसाद जी जो सिन्हा जो लड़ रहे थे, वो हमारे घर बैठा करते थे, और हमारे प्रेस में उनके जो पब्लिक जो प्रमोशनल मटेरियल्स, कैंपेन मटेरियल्स थे, वो प्रिंट हो रहे थे। और उधर से इंदिरा गांधी जी ने मेरे चाचा राजेंद्र प्रताप सिन्हा को भेज दिया कि आप जाके लड़िए।
तो एक तरह से मेरे घर के अंदर लड़ाई हो रही थी दो बड़ी पार्टीज के बीच में, और जबकि वो पूरे नेशनल सीन ही एक तरह से पटना में आ गई था क्योंकि जयप्रकाश जी के वजह से। तो ये सब बहुत देखने को मिला। मुझे केवल मेरे पिता और मेरे परिवार में ये सब जो चल रहा था उससे केवल ये देखने को मिला कि मेरे पिता जब एक तरफ से संलग्न थे पॉलिटिक्स में और नेताओं के साथ, लेकिन वो हमेशा पीछे रहा करते थे। और मैंने ये भी देखा कि लोग, ये जो आजकल हो गया है कि लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और उस पार्टी से तीसरे पार्टी में, उसको मैंने बड़े करीब से देखा उन दिनों बिहार में कि आइडियोलॉजी उतनी मैटर नहीं करती। पॉलिटिशियन ही होता है, उनको यही है कि उनको आगे बढ़ना है। ये ज़रूर है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो भी वैसे हैं कि कहीं से भी कहीं चले जाएंगे। और शायद ये भी उस समय का तकाजा था जब ये सब होने लगा था। उसके पहले तक शायद लोग एक आइडियोलॉजी या एक प्रथा से स्टिक करते थे जी। तो वो एक इम्प्रेशन मेरे ऊपर हमेशा रहा कि ये ऐसा मत समझो कि ये कोई एक धर्रे से चल रहा है तो वो ऐसे ही चलेगा। अल्टीमेटली उसको वही करेगा जो उसको सत्ता में रहने के लिए करना है। लेकिन ये भी बात है कि कई लोग उस समय ऐसे थे जो बड़े कमिटेड थे और अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू ही काम करते थे। जयप्रकाश जी ही एक ऐसे इंसान थे जो उस समय हम लोगों के लिए बड़े रोल मॉडल थे। तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी, बहुत कई बार मुलाकात हुई। वो घर आया करते थे और उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे बीपी कोइराला जी जो नेपाल के थे, तो वो आते थे। कई सारे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी नेतागण वहाँ आते थे। चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ कई बार आते थे और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुआ करती थी घर पे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इमरजेंसी के समय भी मैंने काफ़ी कुछ मुझे याद है, मेरे मौसा अंडरग्राउंड चले गए थे। बिपिन बिहारी सिन्हा उनका नाम था। वो जनसंघ में थे और फिर जनता पार्टी में, और जयप्रकाश जी से बड़े करीब थे, तो वो उस समय अंडरग्राउंड चले गए थे। तो उनका घर हमारे ठीक घर के बगल में था, तो कभी कभी वो रात को कभी आके 1-2 दिन वहाँ रहते थे। तो हम लोग बाहर से घर को बंद रखते थे। मैं उनको उन दिनों एक ये बुलेटिन्स ये लोग निकालते थे अंडरग्राउंड से। तो हमारे पास एक छोटा सा साइक्लोस्टाइलिंग मशीन था जो उनके घर में छुपा हुआ था। तो मैं उनको हेल्प करता था उसको साइक्लोस्टाइल करके वो बुलेटिन निकाल के, और फिर उसको बांटा जाता था। तो ये सब किताबों में और फिल्मों में अब देखने को मिलता है, लेकिन वो चीज़ें आपने जी वो मैं जी चुका हूँ। और वो भी एक समय था इस देश में जो लोग शायद भूल गए हैं कि आज़ादी के बताइए करीब 25-28 साल बाद एक तरह से नई आज़ादी मिली। और वो जो माहौल था और वो जो कुछ उस समय हो रहा था, वो ऐसा ही लग रहा था जैसे वॉर में लोग सुनते हैं कि फ्रांस में जो जिस तरह से लोग लड़ रहे थे उस समय हिटलर के अगेंस्ट, उस तरह से हमारे यहाँ भी एक छोटी सी लड़ाई चल रही थी। और सर मैं ये भी जानना चाहता था कि बिहार के जिस इलाके से आप आते हैं, भोजपुर वाला इलाका, तो उसमें भोजपुरी तो बोली जाती ही है। तो भोजपुरी से किस तरीके का आपका राब्ता रहा? उसमें क्या चीज़ें क्या आपको आती हैं भोजपुरी बोलने? उस आपके घर में माहौल था भोजपुरी भाषा बोलने का? हाँ जी, हम तो भोजपुरी बोली ला। भोजपुरी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज बा। इट्स माय मदर टंग। तो एक्चुअली मैं कई बार अपनी हिंदी के बारे में मुझे जो संकोच होता है उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ कि वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। भोजपुरी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो नहीं, भोजपुरी से बहुत लगाव रहा है और मैं अभी भी अपने परिवार में कई लोगों से भोजपुरी में बात करता हूँ। और जैसे जैसे प्रोफेशनली मैं आगे बढ़ा हूँ, कॉन्फिडेंस आया है, तो अगर कोई मिलता है जो बिहार का है या अगर कहीं जाता हूँ कोई भोजपुरी भाषी मिलता है तो मैं भोजपुरी में बात करने लगता हूँ। कई पॉडकास्ट में भी मैंने भोजपुरी में बात की है। अब मुझे याद है एक बार मैं अशोका यूनिवर्सिटी के लिए एक स्टूडेंट को इंटरव्यू कर रहा था, तो वो भोजपुरी
जानता था तो मैंने भोजपुरी में उसकी इंटरव्यू भी ली और बड़ा मज़ा आया। तो भोजपुरी तो मेरी अपनी एक तरह से निजी बहुत ही पर्सनल भाषा और बहुत प्रेम और लगाव है। और ये जो हिंदी साहित्य और हिंदी फोक म्यूज़िक का जो कनेक्शन है जी उसमें भोजपुरी तो बिल्कुल आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, और एक और बड़ी अच्छी कनेक्शन है इसकी कि अगर आप आजकल सूफ़ी संगीत लोग बहुत सुनते हैं और कई ऐसे सिंगर्स हैं जो इंडिया और बाहर भी अ, सूफ़ी गाने गाते हैं। उसमें कई जो लफ्ज़ हैं और कई जो उनका साहित्य है वो भोजपुरी है। और लोगों को मालूम नहीं, वो गा रहे हैं लेकिन उनको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। और मैं देखता हूँ और कई बार वो वर्ड्स को भी कुछ और बोल देते हैं क्योंकि वो अ, पूर्वी भारत से मेरे ख्याल से वो सूफी मूवमेंट के थ्रू पंजाब और फिर पाकिस्तान और ईरान की तरफ गया। जी तो वो जो गाने हैं वो एक तरह से वैसे ही साउंड करती हैं जैसे कोई बिहारी सोहर गा रहा हो। बिल्कुल। कृष्ण भगवान के जन्म के ऊपर लिखा हुआ जो आज भी माताएं अपने और घर की औरतें जब कोई बच्चा पैदा होता है तो गाती है, और उसकी आप वही स्ट्रैंड, वही शादी के गीत के जो लफ्ज़ हैं और गाने हैं वो आप सूफी म्यूजिक में भी सुनेंगे। जबकि वो कोई पाकिस्तानी में उर्दू स्पीकिंग पर्सन गा रहा है जिसको आइडिया नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग मुझे लगता है, ये जो लैंग्वेज की जो जर्नी है और एक तरह से फॉर्मल और फोक की जो मिक्स होके फिर कुछ दूसरा ही बन गया। वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। और मैं संगीत में चूंकि इंटरेस्टेड हूँ तो मैं बहुत सुनता हूँ और कई बार फिर मैं रिसर्च करता हूँ कि ये वर्ड है क्या, क्योंकि कई लोग वो अभ्रंश तरीके से बोलते हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी कभी समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आया। बाकी तो भोजपुरी मुझे समझ में आ रही है, ये क्या वर्ड है। फिर जब मैं उसमें घुसता हूँ तो पता चलता है कि अच्छा, इसको अमीर खुसरो ने ऐसे बोला। तो लैंग्वेज का जो कनेक्शन है अपने आप से, उस रीजन से और पूरे भारत से और हमारे सभ्यता और हमारी संगीत और साहित्य से, वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक नहीं 3 लैंग्वेजेस जानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि मैं भोजपुरी भी जानता हाँ। हूँ। और सर भोजपुरी का तो बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, उसके फोक म्यूजिक हो, फोक जी, कल्चर हो, भिखारी ठाकुर जैसे लोग जी, रहे हैं वहाँ पे जी। प्ले राइटर। लेकिन अभी जिस तरीके से भाषा की इमेज बनी है भोजपुरी की, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? नहीं, वो तो बड़ा, देखिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जी संलग्न हूँ, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे बुरा लगता है क्योंकि वो एक बॉलीवुड वर्जन जो बन गया है और एक उससे लोग एक उसकी कनेक्शन बना दिया है लोगों ने कि जैसे वो क्रूड है, जी कि ये जो रफ है, जो जो सभ्य नहीं है, हम्म, वो भोजपुरी है। और इससे परे कोई बात हो ही नहीं सकती। वो इतनी सुंदर मीठी भाषा है बिल्कुल। जो कि जहाँ भी लोग सुनते हैं वो, कोई भी भोजपुरी सुनी कहीं कि बड़ा बड़ा इतना मधुर, इतना मिठास बा एकरा में, हम्म, ई का बोल रहा बड़ा। हम्म, और उसी को अगर आप हमारे जो भोजपुरी मूवीज या आजकल जो भोजपुरी गाने जो आने लगे हैं, जी वो एक तरह से अश्लील भी हैं और उनका जो टोन है, उनकी जो यूसेज है वो बिल्कुल ही अ, ऐसा पोर्ट्रे करती है कि ये बड़ी क्रूड लैंग्वेज है। जी तो बुरा लगता है देख कर के लोग, और शायद इसलिए भी क्योंकि अ, लोगों को लगता है कि ये कुछ ऐसे लोगों के साथ ही ये भाषा जुड़ी है जो ऐसे ही हैं, बिल्कुल। जो कि गलत है। ये उतनी ही गलत है जितनी किसी और भाषा के साथ हो सकती है। अच्छा, फिर से हम नई धारा की तरफ लौटते हैं कि आपकी जो इमेज है या आपके बारे में जो लोगों को ज़्यादा जानकारी है वो ये पता है कि अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के फाउंडर हैं। आपके दूसरे पक्ष को नहीं पता है लोगों की कि एक लेगेसी भी है आपके पीछे, एक परिवार है जिन्होंने भारत के हिंदी के साहित्य की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले। क्या आप इसको अलग करके हमेशा देखना चाहते थे या ये एक्सीडेंटली होता चला गया? जी, ये एक्सीडेंटली ही होता चला गया। और अब शायद
थोड़ा सा जुड़ने लगा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो घर की मूली वाली बात हो जाती है। कभी भी मेरे पिता या दादा ने कुछ ऐसा हम बच्चों को कुछ फोर्स नहीं किया या कुछ पुश नहीं किया। और जब तक मेरे पिता जिंदा थे तो ज़्यादा कुछ वही करते थे, मैं उनको सपोर्ट करता था और मैं अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में व्यस्त रहा। उनके जाने के बाद फिर मुझे लगा कि वो तो सोचते थे कि सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इंजीनियर बन गया, मैनेजमेंट में चला गया, बाहर चला गया, यहाँ भी आया तो बहुत व्यस्त रहा। तो उनकी ये डर थी और उन्होंने कई बार इसके बारे में लिखा भी है कि शायद नई धारा बंद हो जाए शायद। लेकिन शायद वो नहीं ये जानते थे कि मेरे में क्या डीप इम्पैक्ट हुआ था, इम्प्रेशंस रही थी बचपन की, जिसके बारे में आज आपने बात की, और कई चीज़ें जो आपने पूछी और जिसके बारे में मैंने बात की, मैंने कभी नहीं बात की है उन चीज़ों के बारे में। तो उससे एक बड़ा डीप इम्प्रेशन मेरे ऊपर रहा है। और कनेक्शन ये रहा है कि मुझे लगता है कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी बना सकता हूँ, और मैंने नहीं बनाई, और लोगों के साथ मिलकर अगर मैं बना सकता हूँ, तो और लोगों के साथ मिलके मैं हिंदी के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अशोका में भी या किसी ऐसे संस्थान में भी एक हिंदी की सेंटर बने, इंस्टीट्यूशन बने जो हिंदी की लेगेसी को प्रिजर्व करे। और इन सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू मेरे पास आइडियाज़ भी आई हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी सोच रहा हूँ मैं। जैसे कि अशोका में हमने आर्काइव्स बनाई हैं जिसमें हम लोगों के मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेपर्स इकट्ठा करते हैं। तो अपने आप ही प्रभाकर माचवे जी की आर्काइव्स हमारे यहाँ हैं, जैसे, जो कि आप जानते हैं राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। तो मैं भी ये सोच रहा था कि अगर एक हिंदी साहित्यकारों की आर्काइव्स ही बनाई जाए, या अगर आप एक और एंगल से देखें तो हिंदी साहित्य इतनी भी पुरानी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लेट 1800 सेंचुरी से शुरुआत हुई थी, तो 100 साल पुरानी, 125 साल पुरानी। तो आज के दिन में जहाँ AI और इतना कुछ डिजिटली हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हर एक हिंदी की जो रचनाएं हैं उसका एक डिजिटल आर्काइव बना सकते हैं। बिल्कुल, ये पॉसिबल है, क्योंकि वो एक फाइनाइट, हमें कोई वेद और उपनिषद के टाइम तक नहीं जाना है। बिल्कुल, बस 100 साल की बात। और अगर हम हिंदी के लेखकों की एक सूची बनाएं तो शायद उसमें 1000 लेखक होंगे, 2000 लेखक होंगे, जो जिनकी लेखनी अगर हम उसको प्रिजर्व करें तो एक बहुत कुछ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रखा जा सकता है। आज के दिन में कुछ ऐसे प्रकाशक हैं जहाँ पे आप जाएं और कहेंगे भाई मुझे प्रेमचंद की एंटायर वर्क्स दीजिए, या महादेवी की, या किसी एक दिनकर की पूरी वर्क्स दीजिए। लेकिन आसान नहीं है मिलना। लेकिन आज के डिजिटल एज में आप वो हर 1000 लेखक के जो इंटायर पब्लिकेशन रिकॉर्ड है उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इन सब ऐसी परियोजनाएं में मेरी अब रुचि बढ़ती जा रही है, और आशा करता हूँ कि आगे चल के इन्हीं सब चीज़ों पे काम करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमें, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रमथराज सिन्हा, जिन्होंने नई धारा के इतिहास से लेकर इसके वर्तमान और इसका फ्यूचर क्या होगा इस पर हमारे साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।